तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और आपको मालूम है दिन पे दिन आपका एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। उम्मीद है आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल समय बचा है जो अब रिवीजन का रह गया, तो जितना हो सके रिवीजन कीजिए दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। आइए चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने आपके लिए अलग अलग क्वेश्चनों के लेवल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन का आपका थोड़ा सा आपको डिटेल्स भी बताएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट पहले आपको इसका आंसर दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल्स को जानेंगे दोस्तों। तो तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोली की गति क्या होगी, तो प्रक्षेप गति होगी। अब प्रक्षेप गति क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आइए तो देखिए, तोप के गोले की गति, प्रक्षेप गति का उदाहरण। प्रक्षेप गति में वस्तु परावलयाकार पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परावलयाकार पथ का सृजन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन के बारे में आपके लिए थ्योरी थी जो कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। 4 ऑप्शन है, अपकेंद्रण, अपवहन और उत्क्रमण और परासरण और विसरण। तो देखिए दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वे अपकेंद्रण पर निर्भर है दोस्तों। किस पर है? अपकेंद्रण। अब इसके बारे में भी जानेंगे, अपकेंद्रण के बारे में भी दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वह है प्रतिक्रिया। क्या दोस्तों? वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसको दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाती है। वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये कुछ डेफिनेशन दी। अब दोस्तों थोड़े और अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। 4 ऑप्शन है, गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, बी कुंडली में घर्षण होता है, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लोलक घड़ियां होती हैं वे गर्मियों में सुस्ती हो जाती हैं। किसके कारण? के लोलक की घड़ी, जो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आइए अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्त काल भी बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है? आवर्त काल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी इसके बारे में। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो 4 ऑप्शन है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और हमारा शोर सेल, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामोफोन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा माइक्रोफोन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है माइक्रोफोन। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। आपको याद रखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, मेरी जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आप उनको लेक्चर के तौर पर सुनिए, जितना हो सके लेक्चर के तौर पर सुनिए। सुनने से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन को आप केवल लेक्चर के तौर पर सुनिए। आइए जानते हैं। माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर यंत्र, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाला है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन में एक डायफ्राम लगा होता है जो ध्वनि तरंगों के आघात से कंपन करने लगता है। इसके कंपन करने के कारण माइक्रोफोन के अन्य अवयव भी कंपन करने लगते हैं। ये कंपन विद्युत धारा में परिवर्तित होकर ऑडियो सिग्नल बन जाते हैं, जो दूसरे सिरों पर पड़े हुए लाउड स्पीकर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी क्वेश्चन के बारे में, और उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों। हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम चैनल के द्वारा आपके लिए 3000 प्लस क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की गई है, जो कि आपके एग्जाम के रिवीजन के पर्पज से तैयार की गई है, या उनके लिए तैयार की गई है जिनका अभी एग्जाम आते आते तैयारी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमने हमारी जो पीडीएफ है उसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? हिंदी रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, और आपका एक जो नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन। 5 पीडीएफ रहेंगे अलग अलग, और 500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहें, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है। नंबर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89।
ये नंबर है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी? किसकी दोस्तों? एक्सरे की खोज किसने की थी? यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेरोकुरल, बी हो जाएगा हमारा रोएंटजन, और सी हो जाएगा मैरी क्यूरी, और डी ऑप्शन हो जाएगा वान लू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा रोएंटजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोएंटजन ने क्या की थी? एक्सरे की खोज की थी। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए देखते हैं नोट में क्या लिखा है। एक्स किरणें यानी एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग हैं। इनकी खोज जर्मन प्रोफेसर विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन ने 1895 में की थी। इसलिए एक्स किरणों को रोएंटजन विकिरण भी कहा जाता है। अधिकांश एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 0.01-10 नैनोमीटर के बीच होती है। ये कुछ डेफिनेशन थी आपकी इसके बारे में। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या है? 4 ऑप्शन है। उत्तल लेंस का प्रयुक्त करके, बी हो जाएगा हमारा अवतल लेंस का प्रयुक्त करके, सी हो जाएगा समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, और डी हो जाएगा समतल कांच लेंस प्रयुक्त करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है वह ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयुक्त करके, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, से प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है से प्रभावित होता है जो व्यक्ति, उसको क्या होता है? जो निकट की जो वस्तुएं होती है वो साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर सामान्यतः 2 मीटर से अधिक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपरिवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ डेफिनेशन थी इसके बारे में दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका आंसर डी है, अवतल लेंस की भांति क्या करता है? भांति व्यवहार करता है। जो जल में वायु का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप ही के लिए इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट की हमको भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, अगर क्लास पसंद आती है तो जरूर हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जल का बुलबुला थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर वायु का एवं बाहर जल होता है। जल एवं वायु का अपवर्तांक भिन्न होने के कारण जब प्रकाश जल से वायु के बुलबुले भीतर प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर, तथा जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार का यह अपतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये कुछ डेफिनेशन थी क्वेश्चन के बारे में। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दी है, वहां पर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट, एमपी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर और इसके साथ साथ पटवारी की जितनी भी अपडेट आ रही है छोटी से छोटी, हम आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर देते हैं दोस्तों। और अगर आप अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका भी मैंने नंबर आपको नीचे दे दिया है, और तो आप उसको भी जाकर जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है एम्पियर, कोलम और ईएसयू केल्विन। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या है राइट आंसर? है हमारा कोलम। क्या है दोस्तों? यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कोलम होता है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धनात्मक और एक होता है हमारा ऋणात्मक। तो उम्मीद है दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं किसके कारण प्रतिध्वनि करती हैं दोस्तों? ए हो जाएगा अपवर्तन, बी हो जाएगा विवर्तन, सी हो जाएगा परावर्तन, डी हो जाएगा कोई नहीं। यहाँ पर देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा परावर्तन। जो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि करती हैं दोस्तों? तो परावर्तन कारण। तो सी ऑप्शन आप देख ही रहेंगे, पहली बात तो उसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो डिटेल से दोस्तों, जब ध्वनि तरंगे अपने मार्ग से स्थित किसी बाधा से टकराती हैं और उस बाधा द्वारा
परावर्तित कर दी जाती हैं तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। और ध्वनि तरंगों के किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होने में कुछ समय लगता है, इसलिए प्रतिध्वनि सदैव मूल ध्वनि से कुछ समय बाद ही सुनाई देती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन के बारे में डेफिनेशन थी। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों, क्या है ये। तो जब श्रोता तथा ध्वनि स्रोत को सापेक्षित गति के कारण ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है तो यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। यही कारण है कि पास आती हुई एम्बुलेंस का सायरन अधिक तीव्र सुनाई देता है, जबकि दूर जाने पर उसकी ध्वनि धीमी हो जाती है। ये कुछ उसके बारे में डेफिनेशन थी। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपसे फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारा चैनल छोटा जरूर है पर हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की दोस्तों, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमारा अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन नहीं है डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। क्रोमियम नहीं है। कौन नहीं है? अणु शक्ति से संबंधित हमारा क्रोमियम नहीं है। बाकी में मोनाजाइट है और थोरियम है, इरिडियम है, तो ये सारे संबंधित हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा क्रोमियम नहीं है। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जो मोनाजाइट, थोरियम तथा इरिडियम अणु शक्ति से संबंधित खनिज है। किससे संबंधित है? संबंधित अणु है जो शक्ति से संबंधित, ठीक है ना, है। अब इसके बाद जबकि क्रोमियम अणु शक्ति से संबंधित नहीं है। क्रोमियम एक चमकदार स्लेटी भूरे रंग की धातु है जिसका प्रयोग धार रहित इस्पात तथा अन्य मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। ये कुछ इसके बारे में डेफिनेशन थी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। 4 ऑप्शन है, यूरेनियम, थेरेनियम, इरिडियम और प्लूटोनियम। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, यानी थोरियम। कौन है दोस्तों? थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और इसके बारे में जानते हैं। भारत में थोरियम के भंडार प्रचुर मात्रा में लगभग 4.5 से लेकर 5 लाख टन उपलब्ध है। थोरियम मुख्यतः मोनाजाइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है जिसके भंडार केरल तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों जैसे कि तमिलनाडु हुआ, हमारा आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये कुछ डेफिनेशन थी इसके बारे में। आइए चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन उसमें और अलग अलग आपके लिए पीडीएफ मिलेंगी। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मात्र 39 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स को जानेंगे दोस्तों, क्यों होता है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। तो सूर्य और तारों का अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। इनमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। इस क्रिया में अत्यधिक क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ये कुछ डेफिनेशन थी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। तो डायरेक्ट आपको बता देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, फिर समझाना भी है। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु में बम पे क्या अंतर है? डायरेक्ट बी ऑप्शन को हम जान लेते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है दोस्तों। अब इसके बाद में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम दोनों ही नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परंतु नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसमें कैडमियम और कैडमियम की नियंत्रक छड़ों के द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण करके श्रृंखला विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। जिससे क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके विपरीत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, यहाँ से देखिए कि द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अपशोषण करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर रखता है। जिसके विपरीत परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है जिससे उत्पन्न प्रत्येक न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये कुछ इसके बारे में जानकारी थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ी सी डिटेल्स में ले जा रहे हैं क्वेश्चनों की, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से लैंग्वेज को घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर सही टिक करके हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा यान से बाहर कोई वस्तु गिरने पर वह वस्तु होगी, क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन, अंतरिक्ष
अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। डायरेक्ट हमने इसका आंसर आपको बता दिया है, यानी सी ऑप्शन है हमारा इसका राइट आंसर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसलिए जब वह यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लग जाती है। ये कुछ इसके बारे में फैक्ट था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ध्रुव पर होती है। क्यों होती है इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आपको केवल लेक्चर के तौर पर सुनना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण हो जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार ना होकर चपटी है, इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल एवं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक क्षीण होता है। दोस्तों ये कुछ डेफिनेशन थी इसके बारे में। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और आपको बताना चाहेंगे कि जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपके लिए ही क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।